मैं आपके सामने लेके आया हूँ 18th बैच कैन प्रोटोकॉल का। कैन मतलब क्योर ऑटिज्म नाउ। कैन प्रोटोकॉल में हर हफ्ते एक नया बैच बनता है 1 महीने के लिए। और जैसा आपको पता है कि हमारे देश में इस वक्त 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट हैं, बच्चे, और करीब 2 से 3 करोड़ एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बच्चे हैं। और ये दोनों की दोनों बीमारी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसे बोला जाता है, ये पूरी तरह से 100% प्रिवेंटेबल है एंड काफी हद तक ये क्योरेबल भी है। जबकि आपको ये बोला गया होगा आपके आसपास के डॉक्टरों द्वारा कि ये तो एक जेनेटिक बीमारी है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती है, इस तरह से गुमराह कर दिया गया होगा और आप अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे, स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को एडीएचडी या ऑटिज्म घोषित कर दिया, स्कूल से निकाल दिया, वो एक स्पेशल स्कूल में जा रहे हैं और पेरेंट्स ने ये एक्सेप्ट ही कर लिया कि अब तो जीवन पूरी तरह नष्ट हो चुका है। जबकि सच्चाई ये है कि ये तो प्रिवेंट हो सकता था बच्चे में, अगर वो बच्चे को बचपन में लगाई जाने वाली वैक्सीन नहीं लगाते तो। और ये अगर ये परिस्थिति आई गई है तो काफी हद तक ठीक हो सकता है। और हमारे पास हजारों ऐसे बच्चे हैं जो कैन प्रोटोकॉल यूज करके वो ठीक हुए हैं। उनमें से जो 18th बैच अभी चल रहा है, हर हफ्ते एक नया बैच चलता है। 18th बैच में करीब 268 पार्टिसिपेंट्स थे, पेरेंट्स थे जिनके बच्चों को या तो ऑटिज्म है या एडीएचडी है। और ये 1 महीने की हमारी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बीच में जब 15 या 16वें दिन हो जाता है से लेके 20-22वें दिन तक हम एक सर्वे करते हैं कि जब 15 दिन हो गए मिनिमम बच्चे को क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, तो उनमें ऑटिज्म और एडीएचडी के कितने प्रतिशत उसमें रिकवरी हुई और क्या क्या सिम्टम अभी रह गए हैं। तो मैं आपके सामने लेके आया हूं मैं 18th बैच के जो ऑटिज्म के बच्चे उनका ऑब्जर्वेशनल स्टडी में 268 पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। टोटल पार्टिसिपेशन 105 बच्चों के पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अधिकतर पेरेंट्स इस बात से शायद कतराते हैं कि हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम तो जस्ट चाहते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए और हम नॉर्मल जिंदगी में चले जाएं, और हम फोर्स भी नहीं करते। लेकिन इस बैच में 105 बच्चों के पेरेंट्स ने जिनके 15 दिन से लेकर 22 दिन के आसपास कैन प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हो गया, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, तो उनका क्या रिजल्ट रहा, ये रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। पेश करने का मकसद ये है ताकि मैं आपको ये बता सकूं सबूतों के साथ कि अगर किसी को ऑटिज्म है तो ये सोच के अगर बैठ जाएं पेरेंट्स की ऑटिज्म से के साथ ही जिंदगी बीतेगी, तो ऐसा नहीं है। वो ठीक हो सकता है, घर बैठे ठीक हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुफ्त में ठीक हो सकता है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो इस बैच का रिजल्ट आपके आंखों के सामने मैं दिखाने जा रहा हूं। इससे पहले जो 17 बैच ऑलरेडी निकल चुके हैं उनके रिजल्ट भी टाइम टू टाइम मैं आपके सामने पेश करता रहा हूं। तो फिलहाल इस 18th बैच में 105 पार्टिसिपेंट, इसमें 96 तो भारतीय इस ऑब्जर्वेशन स्टडी में है ना, और उसमें 3 कनाडा के, 3 ऑस्ट्रेलिया के, 1 इंग्लैंड का और 2 पाकिस्तान के, राइट। तो ये ज्योग्राफिकली अलग अलग लोकेशन के जो बच्चे इस ग्रुप में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिनके पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और इनमें जो भारत में बच्चे अलग अलग स्टेट के हैं वो आंकड़े भी आपको दिए हुए हैं। ये 96 किस तरह से अलग अलग स्टेट में डिवाइडेड है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कोई भी अगर हेल्थ अथॉरिटी ये चाहती है कि भाई ये मैं यूं ही बोल रहा हूं या वेरीफाइबल है, तो हमारे ऑफिस में उनका स्वागत है। हमारे पास सारे डेटा इन सारे पेरेंट्स का, इन सारे बच्चों का, कौन से स्पेशल स्कूल में जाते हैं, कब डायग्नोस हुआ था, सारे रिपोर्ट हमारे पास हैं, फोन नंबर के साथ पूरा चैट हमारे पास है, तो हम देने को तैयार हैं। तो खैर इस ग्रुप में 18th ग्रुप में 21% जो है वो फीमेल और 79% मेल है। हमेशा आपने देखा होगा हमारे जितने भी बैच में 1/4 ही फीमेल होते हैं और रेस्ट 3/4 मेल ही होते हैं। यही रेशियो वर्ल्ड वाइड है कि लड़कियों में ऑटिज्म और एडीएचडी कम होता है। हो सकता है कि लड़कियां जेनेटिकली कुछ इस प्रकार बनी हैं कि वैक्सीन का दुष्प्रभाव उतना इफेक्ट नहीं करता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर तक पहुंचाने के लिए। तो इस ग्रुप में तो खैर लड़कियां, बच्चे 21% ही हैं। एक्चुअली ये जो सारे पेरेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं क्योर ऑटिज्म नाउ बुक ऑनलाइन आप खरीद लें, क्योंकि इस बुक में करीब 60 से अधिक रेसिपीज हैं। वो ही रेसिपी उनको यूज करना होता है बच्चे को ठीक करने के लिए। रेसिपीज हैं, नीम थेरेपी के टेक्निक्स हैं, और अलग अलग मेडिकल कंडीशन में खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, तब क्या करना है वो नुस्खे हैं। और ये किताब वो खरीदते हैं
अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से या किंडल एडिशन से खरीद लेते हैं, या गूगल बुक्स में या एप्पल बुक्स में या हमारे वेबसाइट से विश्वरूप.com से, और साथ में ये कैन ट्रैकर डायरी मिलती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण डायरी है क्योंकि इस डायरी के माध्यम से ही 1 महीने की फॉलोअप चलती है। इस डायरी के अंदर एक कोड है, कूपन कोड, और इस कूपन कोड के माध्यम से, कूपन कोड को यूज करते हुए पेरेंट्स सीधा हमसे जुड़ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप उनका बन जाता है और वो सारा 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग उनकी फ्री होती है। मकसद ये कि बच्चे को ऑटिज्म और एडीएचडी के जाल से बाहर निकालना। तो देखें इस ग्रुप में कितने बच्चे, कितने परसेंटेज इस जाल से बाहर निकल पाए। तो इस ग्रुप में अधिकतर बच्चे हमेशा की तरह 59% बच्चे इस ग्रुप में 5 से 10 साल वाले हैं, और जो सबसे 15 से 20 साल वाले वो सिर्फ 2% बच्चे ही हैं। तो मान लो 105 बच्चों में से 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जो 15 साल और से लेके 20 साल के बीच में है। 20 साल से ऊपर तो एक भी बच्चे नहीं है। एक्चुअली आज से 20 साल पहले ऑटिज्म एडीएचडी का नामो निशान नहीं था। वो उसका कारण ये किताब में मैंने पूरे सबूत डाले हैं कि 20 साल पहले बच्चों को करीब 15-16 वैक्सीन लगाई जाती थी। अब आज के बच्चों को या पिछले 10 सालों में वैक्सीन में वृद्धि हुई। पहले 12, फिर 15, फिर 20, अभी लगभग 30 से 40 लगाई जाती हैं। ये जिस रफ्तार से वैक्सीन बचपन में जो लगाई जाती हैं पैदा होते ही वो बढ़ती जा रही, उसकी मात्रा उसी रफ्तार से ऑटिज्म और एडीएचडी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हार्डली कभी आप 25 साल के बाद का तो कोई पेशेंट आज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त ये सारी बीमारियां नहीं होती थी। 25-30 साल पहले 10 से कम वैक्सीन लगते थे। तो अगर ये सरकार चाहे कि हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को ऑटिज्म एडीएचडी हो जाए तो वैक्सीन की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो खैर आगे चलते हैं। जो प्रोटोकॉल, कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल जो फॉलो किया, कैन प्रोटोकॉल में सबसे महत्वपूर्ण है नीम थेरेपी। यानी कि बच्चों को एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में नीम खिलाई जाती है सुबह सुबह खाली पेट, और नीम के पानी से नहलाया भी जाता है, नीम का लेप लगाया भी जाता है। और इसमें इस वाले ग्रुप में वो 105 बच्चों में नीम 84% बच्चों ने इसको फॉलो किया। सनलाइट एक्सपोजर 79% बच्चों ने फॉलो किया। 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, डिनर उससे पहले करना है, ये 75% बच्चों को फॉलो हो पाया। कोकोनट जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चों को खिलाना होता है, वो करीब 73% बच्चों ने को फॉलो हुआ। सिमिलरली डीआईपी डाइट 65% बच्चे ही फॉलो कर पाए। और वो 0 वोल्ट थेरेपी यानी कि धरती से जुड़ना, ग्राउंडिंग करना 63% बच्चों के पेरेंट्स फॉलो करवा पाए। या 63% का मतलब ये नहीं है कि कुछ बच्चों ने बिल्कुल फॉलो नहीं किया, कुछ बच्चों ने 100% फॉलो किया। ये एक एवरेज है, किसी बच्चे ने 100% किया होगा, किसी ने 30-40% किया होगा, तो एवरेज आ गया 63%। और प्रोबायोटिक ड्रिंक हम बनाने के लिए की रेसिपीज देते हैं, वो रेसिपी किताब में भी है, और वो रेसिपी करीब आधे 54% ही पेरेंट्स ठीक ठाक फॉलो करा पाए। तो जो कैन प्रोटोकॉल है उसको इस ग्रुप ने लगभग 70% ऑन एवरेज फॉलो किया, 70%। तो अगर कोई ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे को कैन प्रोटोकॉल 70% के लगभग ही फॉलो करा पाए, और ऐसा 15-20 दिन या 22-23 दिन फॉलो कर पाए, तो उस बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है, इस पे हम बात करेंगे। तो जब ऐसा फॉलो हुआ तो ऑटिज्म के जो सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम हैं, जैसे टो वॉकिंग इस ग्रुप में, इस 105 बच्चों में 62%, मान लीजिए 62 बच्चों के पेरेंट्स ने बोला मेरा बच्चा जो है टो वॉकिंग करता है, और तो ये वन ऑफ द सिम्टम है। तो उन 62% बच्चों में, यानी कि उन 62 बच्चों में 72% ऑलरेडी, यानी कि उनमें से हो सकता है कि 8-10 बच्चों को ही टो वॉकिंग की समस्या अब तक रह गई होगी, बाकी सारे बच्चे टो वॉकिंग करना बंद कर दिया। अब एक और अगर हम लें ऑकवर्ड रनिंग, ऐसे बच्चों का चलने का, वॉक करने का ढंग, दौड़ने का ढंग अजीब होता है, देख के या पहचान लेंगे ये एबनॉर्मल है। तो ये जो रिपोर्ट किया था ये लगभग करीब रिपोर्टिंग थी 73% बच्चों को ये वाली दिक्कत थी, उसमें जो इम्प्रूवमेंट आया वो 48% इम्प्रूवमेंट आ गया। यानी कि 73 बच्चे के पेरेंट्स ने बोला कि मेरे बच्चे की जो वॉक या रन करता है वो बड़ा अजीब ढंग से करता है, लेकिन उनमें से उन 73 में से 48% के लगभग
यानी कि करीब आप बोल सकते हैं 36 बच्चों को ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन बाकी बच्चों में भी है। तो ठीक इसी तरह से हैंड फ्लैपिंग ये वन ऑफ द सिम्टम है। ये 74% बच्चों में ये हैंड फ्लैपिंग थी। सारे बच्चों में सारे सिम्टम नहीं होंगे, राइट। तो 100 में से 105 में से 75 बच्चे या 76 बच्चों को ही हैंड फ्लैपिंग की समस्या बताई गई, और उनमें उन 74 बच्चों में करीब 45% बच्चों को रिलीफ मिल गया। तो ठीक इसी तरह से लिमिटेड आई कांटेक्ट, ये एक बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। 84% बच्चे आई कांटेक्ट बनाने में उनकी दिक्कत होती थी, और उन बच्चों में 39% इंप्रूवमेंट देखा गया। या फिर अगर देखें पुअर अटेंशन स्पैन, वो लगभग 91%, अधिकतर पेरेंट्स ने बोला इस वाले ग्रुप में कि हमारे बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत पुअर है, और उनमें जो इंप्रूवमेंट हुआ 33%, यानी कि एक इंप्रूवमेंट हो गया। अभी तो गुंजाइश बाकी है। हम तो बोलते हैं कैन प्रोटोकॉल आप कुछ महीने फॉलो करो, लगातार इंप्रूवमेंट होगा। तो ये आप जो ग्राफ देख रहे हैं, अगर इसको आप पढ़ पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ऑटिज्म एक शब्द जरूर है, लेकिन ऑटिज्म के इतने सारे सिम्टम होते हैं, अजीबोगरीब भी होते हैं। जैसे ये है इकोलालिया। इकोलालिया का मतलब यह है कि ऐसे बच्चों को अगर आप पूछते हैं भाई आपका नाम क्या है, वो मुड़ के बोलेगा भाई आपका नाम क्या है। फिर आप अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी है, तो वो भी अपना नाम ना बता के रिपीट करेगा मेरा नाम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी है। इसे बोलते हैं इकोलालिया। तो इकोलालिया की प्रॉब्लम 52% बच्चों में थी। मान लो 53-54 बच्चे ऐसे थे जो यही वाला जिनका बिहेवियर था, और उनमें जो इम्प्रूवमेंट वो 38% इम्प्रूवमेंट आ गया। पूरी ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये कि कभी कभी उसकी जो फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई। तो आप देख रहे हैं कितने सारे सिम्टम है। ये प्राइमरी सिम्टम मैं बोलूंगा जिससे हम ऑटिज्म या एडीएचडी को डायग्नोज करते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी सिम्टम। ऐसे बच्चों में कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जो उतने नजर पे तो नहीं आते, लेकिन वो भी सिम्टम्स इसी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के उसमें से एक जो बहुत ही अजीबोगरीब सिम्टम होते हैं, जो इस ग्रुप में 64% बच्चों के थे। आप मान सकते हैं 66 बच्चों में ये प्रॉब्लम थी, लुकिंग एट द कॉर्नर ऑफ द आई। ऐसे बच्चे सीधे ना देख के ऐसे करके ऐसे देखेंगे, राइट। और उनमें 54% इंप्रूवमेंट है। मतलब ये प्रॉब्लम काफी हद तक 50% तो सॉल्व हो ही गई है। या फिर जो सबसे ज्यादा जो एक दिक्कत पेरेंट्स बताते हैं 87% है सेकेंडरी प्रॉब्लम पैरामीटर में। 87 दैट इज फीडिंग डिफिकल्टी, सिलेक्टिव ईटिंग। उनके खाने में को लेके बहुत ज्यादा नखरे होते हैं, बहुत ज्यादा, ऐसे जो टॉलरेट ही नहीं कर सकते। हालांकि सारे बच्चों के आजकल तो थोड़े बहुत नखरे होते हैं, लेकिन वो नखरा जो टॉलरेट ही नहीं किया जा सके, तो तब वो बीमारी का रूप मानने लगते हैं हम। तो और उस 87% यानी कि करीब 90 बच्चे इस ग्रुप के जिनको ये दिक्कत थी, तो उसमें 46% इंप्रूवमेंट है। यानी कि अब उतना नखरे नहीं दिखाते, उतनी चूजी नहीं है, अब मान भी जाते हैं। तो ये एक इंप्रूवमेंट है। और जैसे आप बोले नो कंप्लायंस, ये भी एक परेशानी बच्चों में है कि कंप्लायंस नहीं करते वो। यानी कि जो बच्चे को बोला गया कि बच्चा आप उधर जाके बैठ जाओ, वो मानेगा ही नहीं। ब्रश कर लो, मानेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वो 82% पेरेंट्स इससे परेशान थे, और इस वाले फैक्टर में पैरामीटर में करीब 36% इंप्रूवमेंट है। तो गौर से आप देख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं कि जैसे ऐसे बच्चों की एक अजीबोगरीब एक सिम्टम होता है, उनमें हाई पेन टॉलरेंस होता है। उनमें दर्द सहने की शक्ति थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन ये नुकसानदेह है। दर्द, मान लो आपने किसी गर्म चीज पे हाथ लगाया, तो एकदम से झटके से हाथ हटा लेंगे, क्योंकि वो नहीं, अगर हटाएंगे नहीं तो वो जल जाएगा। लेकिन उन बच्चों को टॉलरेंस मतलब पेन का टॉलरेंस, पेन का सेंसेशन थोड़ा लेट आता है। तो यानी कि वो हाथ रखे रहेंगे, और जब तक कि वो हाथ हटाएंगे तो उनका हाथ जल चुका होगा। तो ये हाई पेन टॉलरेंस का उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो हाई पेन टॉलरेंस में 68% बच्चों को, लगभग 72 बच्चे ऐसे थे इस ग्रुप में जिनका हाई पेन टॉलरेंस था, और उसमें जो इंप्रूवमेंट 42% एवरेज इंप्रूवमेंट देखा गया। तो ये सेकेंडरी काइंड ऑफ सिम्टम्स हैं। अब आता है टर्शियरी काइंड ऑफ सिम्टम इन्हीं बच्चों में। तो आप देखिए कि एक बच्चा जब ऑटिज्म और एडीएचडी का शिकार होता है, तो उसमें कितने तरह के वैरायटी ऑफ उसमें दिक्कतें होती हैं। जैसे अस्थमा, ऐसे इस वाले ग्रुप में 39% बच्चों को अस्थमा था, 39%, लेकिन उनमें से 78% बच्चों की अस्थमा रिकवरी हो गई। 78 मतलब अधिकतर बच्चों की अस्थमा वाली प्रॉब्लम कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद पूरी तरह से या काफी हद तक ठीक ही हो गई, राइट। तो ठीक उसी तरह से
अगर हम बोलें इपिलेप्सी, सीजर एंड इपिलेप्सी, आधे बच्चों में, लगभग आधे बच्चों को फिट्स की समस्या भी थी और इन बच्चों में 74% इंप्रूवमेंट है, यानी कि फिट्स आने की प्रोबेबिलिटी घट गई और फिट्स की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ फिट्स की जो इंटेंसिटी है, एक बार फिट्स आ गए तो काफी लंबे समय तक फिट्स है 2 मिनट तक, लेकिन अब 2 की जगह वो 20 सेकंड में फिट्स रिवाइव भी हो रहा है और फिट्स पहले हर 3 दिन में पड़ता था तो अब हर 10 दिन में पड़ रहा है। तो इस तरह से ये हमने परसेंटेज निकाला। आप देखिए इनमें अधिकतर बच्चों को 84% इसी ग्रुप में कॉन्स्टिपेशन था और इस 20वें-22वें दिन तक 61% इसमें रिकवरी हो गई, कॉन्स्टिपेशन में काफी आराम मिल गया। और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट इस ग्रुप में है स्लीप डिस्टर्बेंस। ऐसे बच्चों में स्लीप की समस्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक टाइम पे सोते नहीं, ठीक टाइम पे उठते नहीं, आधी रात को उठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, यानी कि पेरेंट्स, कभी कभी तो दोनों पेरेंट्स को ही जॉब छोड़ के घर बैठना पड़ता है। दैट इज अ रियल सिनेरियो। और इसमें 57% इंप्रूवमेंट है, जो कि एक अच्छी इंप्रूवमेंट है थोड़े दिन के अंदर। तो ये जो देख रहे हैं इसे हम टर्शियरी सिम्टम बोल सकते हैं। डायरेक्टली ये ऑटिज्म और एडीएचडी के सिम्टम तो नहीं है, लेकिन ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों में ये ज्यादा पाया जाता है। एक नॉर्मल बच्चे में भी ये वाले सिम्टम हो सकते हैं, एक नॉर्मल बच्चा भी कॉन्स्टिपेटेड हो सकता है, एक नॉर्मल बच्चे को भी अस्थमा हो सकता है, लेकिन इन बच्चों में ये वाले प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं बाकी बच्चों के मुकाबले। तो और कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद उनमें कॉन्क्रीट इंप्रूवमेंट है। तो कंक्लूजन अगर हम ये देखें 18th बैच का जो अभी करेंटली चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, द ओवरऑल एवरेज इंप्रूवमेंट इन ऑटिज्म एंड एडीएचडी सिम्टम अक्रॉस ऑल द पैरामीटर इज 47%। लगभग आप मान सकते हैं जितने सिम्टम्स थे वो 50% लगभग, टू वेरी प्रिसाइज 47% तो उनमें हल मिल गया कुछ ही दिनों में। और एवरेज उन्होंने 22 दिन तक फॉलो किया और फॉलो भी 100% नहीं किया, 70% ही फॉलो किया, ये शुरू में मैंने आपको बताया। तो इसमें और उपलब्धि यह है कि 66% बच्चे ऐसे थे जो दवाइयों पे थे ऑटिज्म एडीएचडी से रिलेटेड, और उनमें से 89% दवाइयां उनकी खत्म हो गई, बहुत थोड़ी सी दवाइयां रह गई। और इनमें करीब 75% बच्चे ऐसे थे जो किसी न किसी तरह के थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब के लिए जाते थे। उनमें 81% रिडक्शन आ गया, वो सारी थेरेपी छूट गई, छोड़ दिए गए। अब ना तो बच्चों को जरूरत है जाने की बिहेवियर थेरेपी पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे, स्पीच थेरेपी पे, काउंसलिंग पे, सब बंद, राइट। तो ये उपलब्धि है। तो ये कोई भी पेरेंट जिनके बच्चों को ऑटिज्म एडीएचडी है, ये किताब खरीदें, स्टेप 1 और ये किताब खरीदने के बाद स्टेप 2 bishrup.com/autism में जाके फॉर्म भरेंगे तो जो कूपन दिया है बुक के अंदर वो कूपन कोड भरेंगे, जो इसके बाद हमारी टीम उन्हें कांटेक्ट करेगी फोन से। फिर अगले बैच में, जो कि हर हफ्ते एक नया बैच होता है, उस बैच में हर बैच में करीब 250-300 कभी 350 पेशेंट्स होते हैं, और उस बैच के माध्यम से 1 महीने मैं और मेरी ऑटिज्म की टीम उनको फॉलोअप करती है। वो अपने अपने घर पे बैठे हैं, उन्हें घर के ही सामान से, जैसे नीम है, जैसे कोकोनट है, इस तरह की चीजों से बच्चों को ठीक करना होता है, और ये रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आप देख ही पा रहे हैं। तो खैर, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद कि मैं आपको आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुंचूं, उन बच्चों तक, उन पेरेंट्स तक पहुंचूं जिनको इस कैन प्रोटोकॉल की सख्त जरूरत है। हो सकता है ये वीडियो देख के कोई बोले ये तो फेक है, मैं तो बोलता हूं कि आप मेरी बात मत मानिए, इसे फेक ही मानिए, और फेक मान के अपने हेल्थ अथॉरिटीज को बोलिए, देखिए एक आदमी तो फेक सब कुछ फैला रहा है, और वो क्या, उनको एक्शन लेना पड़ेगा, वो आएंगे तो ये रिकॉर्ड हम देंगे तो सच सामने आ ही जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फेक मान के आप ऐसे बच्चों की अपॉर्चुनिटी, एक नॉर्मल लाइफ जीने की जो हो सकती थी, उस अपॉर्चुनिटी को आप पूरी तरह बंद तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, याद रखिए कि हमारे देश में करीब 50 लाख, जैसे मैंने बताया था, ऑटिज्म के बच्चे हैं, करीब 2-3 करोड़ एडीएचडी के बच्चे हैं, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मैं अकेले सिर्फ या मेरी छोटी सी टीम हर बच्चे तक नहीं पहुंच सकती, इसीलिए आप खुद भी ऑटिज्म एंड एडीएचडी रिवर्सल एक्सपर्ट बन सकते हैं। और हमारा 1 महीने का ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्स है, सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड एडीएचडी रिवर्सल, श्रीधर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलता है। ये 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद आप खुद भी मेरी तरह ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं, खुद भी, राइट। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे बच्चों की मदद कर रहे हैं तो 2 तरीके हैं, ऐसे बच्चों को हमारा रास्ता दिखा दीजिए, हम मदद कर लेंगे डायरेक्टली, या आप खुद ही
एक्सपर्ट बन जाइए और प्रोफेशनली या सोशली आप ऐसे बच्चों को कैन प्रोटोकॉल के माध्यम से आज़ाद कीजिए ऑटिज्म और एडीएचडी रिवर्सल और ऑटिज्म और एडीएचडी के स्ट्रैप से। तो खैर, जैसे कि आपको पता है कि टाइम टू टाइम हर महीने हम सेमिनार्स भी करते हैं। वहाँ पे ऐसे इन्हीं में से बच्चे जो सक्सेस हो चुके हैं उनको हम स्टेज पे बुलाते हैं, वो डांस करके दिखाते हैं, अपने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, दोबारा स्कूल में एडमिशन मिलने के बाद का रिपोर्ट कार्ड, उनकी उपलब्धियां दिखाते हैं, वो बोल के दिखाते हैं। तो वो आगे भी करते रहेंगे और इस महीने हर महीने करते हैं। इस महीने 12 मई को 12 बजे एक लाइव है हमारा www.coronakal.tv और उस लाइव प्रोग्राम में दोपहर को आइए और आपको चौंका देने वाले रिजल्ट्स अपने आंखों के सामने देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कैन प्रोटोकॉल देश दुनिया के हर उस बच्चे तक पहुंचेगी आपकी मदद से जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।